हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कॉमर्स। आज हम देखने वाले हैं बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसके हमने पहले वीडियो में हमने 18 अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे और आज हम बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले अकाउंटिंग टर्म से, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट एक पर्सन को डिनोट किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति के पास 50 लैक्स का एसेट्स है और उसके ऊपर 30 लैक्स का लोन है, तो वो एक ऐसे पोजीशन में है जहां वो अपने सारे प्रॉपर्टीज़ को बेच के अपना लोन चुका सके, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट पर्सन। और इनसॉल्वेंट में क्या होता है कि व्यक्ति के पास लोन ज़्यादा हो जाता है और एसेट्स कम हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति के पास 20 लैक्स का एसेट्स है और उसके ऊपर 50 लैक्स का लोन है, तो अगर वो अपने सारे प्रॉपर्टी बेच भी दे तो भी वो लोन नहीं चुका पाएगा, तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन। तो वही लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू बी solvent when his assets are equal to or more than his liabilities, or a person is said to be insolvent when his assets is less than his liabilities। चलो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, अकाउंटिंग ईयर। तो क्या बोलता है, द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिफॉर्म पार्ट्स। मतलब जो बिजनेस का जो ज़िंदगी है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक पार्ट 12 महीने का होता है, मतलब एक साल का होता है। तो वही साल को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो चालू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। और इनकम टैक्स ने ये अकाउंटिंग ईयर फाउंड किया था और उन्होंने ही बताया था कि ये चालू होता है 1 अप्रैल से एंड 31 मार्च को। और हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रोपराइटर को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है, जिससे हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें और हम कितना टैक्स होता है वो हम भर सकें। तो चलो अब हम नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न में वो बिजनेस आते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। और नॉन प्रॉफिट कंसर्न में आता है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए भी काम करते हैं। जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो वही लिखा है, बिजनेस एंटरप्राइज विच operate for simple intention of earning profit are known as trading concern, and concerns operating not for profit but for other objectives like welfare, charity are not for profit concern। चलो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब बिजनेस का मार्केट में कितना नाम है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। मतलब गुडविल को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। चलो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। अगर गुड्स का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर गुड्स का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा उसके सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़े थे। तो वही लिखा है, when the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. Profit increases the capital of the business. Business का मुनाफा बढ़ाता है। Loss, when the cost price of goods is more than its selling price, it is a loss. Loss decreases the capital of the business. Loss business के आमदनी को कम करता है। चलो हम नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, इनकम और रेवेन्यू। इनकम, बिजनेस में हम जितना पैसा कमाते हैं उसका टोटल करें तो वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा, इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, एक्सेट्रा। और रेवेन्यू इनकम का एक पार्ट होता है। बिजनेस में हम जितना भी पैसा कमाते हैं सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स से, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। तो वही लिखा है, इनकम, इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। It is the amount receivable or released from services provided and earnings from interest, dividend, commission, etc. Or revenue, it is the income that the business has from its normal business activities, usually from the sales of goods and services to customer। तो चलो अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एसेट्स। Any physical thing or right owned that has a monetary value is called as an asset. The ownership of asset must be with business unit। जैसे आम आदमी अपने लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदता है, वैसे बिजनेस भी अपने लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदती है, उन्हें ही हम कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स 3 टाइप के होते हैं, करेंट, फिक्स्ड, फिक्टिशियस। तो चलो हम पहला देखते हैं, करेंट एसेट्स। एसेट्स विच आर हेल्ड
in the business for the operating year and can be converted into cash very easily are called as current assets. Example, debitors, bill receivable, cash in hand, cash at बैंक, स्टॉक एक्सेट्रा। ये वैसे एसेट्स होते हैं जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो हम सेकेंड टाइप देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। जो एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, goodwill, etc. This type of assets are divided into two types, tangible and intangible. Tangible वो assets होते हैं जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं। और intangible वो assets होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। इन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट इन्हें हम मॉनिटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। तो चलो अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेबल पोजेशन और प्रॉपर्टी। वो कोई प्रॉपर्टी को डिनोट नहीं करता। दिस आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव रिलीजेबल वैल्यू। एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। तो चलो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स लोन। बिजनेस के ऊपर जितना भी लोन है उसे हम कहेंगे लाइबिलिटी। तो वही लिखा है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। तो कैपिटल के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड एंड करेंट। तो चलो हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। तो बोलता है बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो बेसिकली फिक्स्ड लाइबिलिटी ही होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सेक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो चलो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, करेंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन ए ईयर आर कॉल्ड करेंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी हम 1 साल में भर सकते हैं उसे हम कहेंगे करेंट लाइबिलिटी। Current liability arise in the regular current operations of the business। जैसे परचेस ऑफ गुड्स अगर हम क्रेडिट में करते हैं तो वो हमारे लिए करेंट लाइबिलिटी हो गया, उसे हम 1 साल में चुका देंगे। दिस लाइबिलिटीज आर यूजुअली सेक्योर्ड, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल पेबल एक्सेट्रा। तो चलो अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेटवर्थ, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। The amount of funds provided by the proprietor in the business is called capital, or the excess of assets over liabilities of the business is also called as capital और net worth। तो net worth का बेसिक फॉर्मूला है assets माइनस liability। तो चलो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं और लास्ट टर्म देखते हैं, कंटेंजेबल एसेट्स। मतलब जो एसेट्स फ्यूचर में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो वही लिखा है, द लाइबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटेंजेबल लाइबिलिटी। इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड और परफेक्ट लाइबिलिटी। जैसे अगर रामू ने हमारे बिजनेस के ऊपर केस किया है 4000 का, तो अगर वो कल केस जीत जाए तो उसे 4000 देना पड़ेगा। अगर वो केस हार गया तो हमें उसे नहीं देना पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे कंटेंजेबल लाइबिलिटी। सो आई होप आप सभी को ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ अपना कॉमर्स।